तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है डीसीबी बैंक। हम देखेंगे इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और लास्ट में हम देखेंगे इस कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। अगर आप ऐसे ही स्टॉक रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट से। तो इस कंपनी के चेयरमैन है नैसिर मुंजी, और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है मुरली नटराजन। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही पसंद है। आपने मुरली नटराजन का नाम तो जरूर सुना ही होगा। ये 2014 से आज तक इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। इन्हें लगभग 36 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर इनकी बात करें तो लगभग ये 9 और छोटी मोटी कंपनियों में एडवाइज़र, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल है, और सबसे पहले ये असिस्टेंट स्पेशलिस्ट थे। मुझे मैनेजमेंट इतना पसंद है, इसका कारण है अगर हम बात करें इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM, तो ये पिछले 5 साल से 3.4 के आसपास ये मेंटेन करते आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसके नेट NPS, तो पिछले 3 साल में ये 0.84 के आसपास और पिछले 5 साल में ये 0.81 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी अच्छी तरह से ये लोन देती है और उस लोन दिए हुए पैसे को रिकवर भी करती है। तो इसलिए मुझे खास इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही पसंद। तो चलिए हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। इनके मेनली 3 सेगमेंट है। पहला है रिटेल बैंकिंग, दूसरा है ट्रेजरी ऑपरेशन, और इनका तीसरा और लास्ट सेगमेंट है वो कॉरपोरेट बैंकिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहला सेगमेंट रिटेल बैंकिंग से। ये इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, जहाँ ये अपने कस्टमर को कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करती है, जैसे कि मॉर्टगेजेस, माइक्रो मॉर्टगेजेस, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, कॉमर्शियल व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन जैसे प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ये ऑफर करते हैं। यहाँ ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया। अब बात करते हैं इस कंपनी के दूसरे सेगमेंट ट्रेजरी ऑपरेशन के बारे में। यहाँ ये फाइनेंशियल मार्केट में अपना ऑपरेशन चलाते हैं। यहाँ ये स्टैट्यूटरी रिजर्व मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एक्टिविटी, मनी मार्केट, कॉरपोरेट बॉन्ड और फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज़ जैसे काम देखती है। ये बहुत सारी करेंसीज में फॉरवर्ड मार्केट में भी ट्रेड करते हैं। यहाँ इन्होंने 2014 में बैंक ने अपना नया ट्रेजरी सिस्टम बिल्ड किया था। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के तीसरे सेगमेंट कॉरपोरेट बैंकिंग के बारे में। यह है मिड साइज कॉरपोरेट बिजनेस, यानी जिनका टर्नओवर ईयरली 100 करोड़ से लेके 750 करोड़ के आसपास हो, उन्हें ये ज़्यादातर लोन देते हैं। यहाँ ये करंट अकाउंट, टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, कैश मैनेजमेंट, सैलरी अकाउंट जैसे काम देखते हैं। यहाँ इनके और भी प्रोडक्ट है, जैसे कि लेटर्स ऑफ क्रेडिट, गारंटीज, फॉरेन करेंसी कन्वर्जेशन वगैरह वगैरह। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के लोन ब्रेकअप के बारे में। तो लगभग 41% लोन ये मॉर्टगेजेस को देते हैं। मॉर्टगेजेस क्या होता है कि कंपनी यानी कि बैंक आपको आपके एसेट के अगेंस्ट लोन देती है, जैसे कि आपका हाउस हो गया, आपका कार हो गया वगैरह वगैरह। तो अगर क्या होता है कि कंपनी लोन देती है और अगर आप रिपे नहीं करते हैं, तो बैंक क्या करता है कि वो उस एसेट को बेच देती हो और अपने पैसे रिकवर करती है। अभी 12% लोन ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को देते हैं, जैसे कि दुकान हो गए हैं, छोटे मोटे गृह उद्योग हुए, यहाँ पे ये लोन देते हैं। अभी तीसरा सेगमेंट जो है 12% वो कॉरपोरेट बैंकिंग का है, जहाँ पे ये बड़े बड़े अमाउंट में ये लोन देते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। अभी 20% लोन है वो एग्रीकल्चर को देते हैं, यानी कि ये फार्मर्स को ज़्यादातर यहाँ पे लोन देते हैं। अभी 7% हो जाता है कमर्शियल व्हीकल, जैसे कि ट्रक हो गए, बसेस हो गए। अभी 3% है वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो यहाँ पे भी ये फाइनेंस करते हैं। और 2% इनका जो सेगमेंट है वो गोल्ड लोन का है। यहाँ पे ये गोल्ड के अगेंस्ट आपको लोन देते हैं, आप गोल्ड रखते हो वहाँ पे और वो कंपनी आपको इस पर लोन देती है। और 3% है वो अदर्स कैटेगरी से आता है। आज की तारीख में डीसीबी बैंक के अराउंड 334 ब्रांचेस है, 500 के आसपास ATMs है।
अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014 में इनके 130 ब्रांचेस थे और आज इनके 334 ब्रांचेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है कि कंपनी पहले लोन देती है और उस पे ये कंपनी इंटरेस्ट कमाती है। तो अगर देखें तो 2018 में कंपनी ने 2400 के आसपास इंटरेस्ट अर्न किया था, 2019 में 300 के आसपास और 2020 में अराउंड 3500 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हमें देखें तो पिछले 3 साल का CAGR अराउंड 90% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो 2018 में इनका प्रॉफिट था 240 के आसपास, 2019 में ये 320 के आसपास और 2020 में इनका प्रॉफिट अराउंड 330 करोड़ के आसपास रहा है। अगर हम ये भी देखें तो पिछले 3 साल का CAGR अराउंड 90% के आसपास से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के मार्जिन्स के बारे में। तो अराउंड ये पिछले 3 सालों में 10% से इनका मार्जिन रहा है और एवरेज भी इनका पिछले 3 साल का 10% के आसपास रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके लोन और एडवांसेस के बारे में। 2018 में कंपनी ने लगभग 20,300 करोड़ के आसपास की लोन दी है। 2019 में ये 20,005 करोड़ के आसपास के लोन दिए और 2020 में इन्होंने लगभग 25,300 करोड़ के आसपास के लोन इशू किए हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोविजंस के बारे में। हम प्रोविजंस के बारे में बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये पैसे कंपनी को साइड में रखने पड़ते हैं। अब ये पैसे साइड में क्यों रखने पड़ते हैं, क्योंकि RBI का ये रूल्स है कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई लोन दिया है जो शायद आप उसे रिकवर ना कर पाए, तो कंपनी को पहले से ही उसके लिए अलग से पैसे रखने पड़ते हैं। ये किस लिए, मान लीजिए कि कंपनी ने आज कोई लोन दिया है और कंपनी को लगता है कि ये लोन उतना अच्छा नहीं है, शायद हम इसे फ्यूचर में रिकवर ना कर पाए, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है कि आज ही इसके लिए उसे अलग से पैसे साइड में रखने पड़ते हैं। और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में जो पैसे कमा रहे हैं उसे साइड में रखते जाएंगे तो उतना ग्रोथ नहीं आएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि प्रोविजंस कम से कम हो। तो 2018 में इनके प्रोविजंस थे 130 करोड़ के आसपास, 2019 में ये 140 करोड़ के आसपास और 2020 में ये 260 करोड़ के आसपास। अब तक इस कंपनी के प्रोविजंस ठीक ठाक ही थे, लेकिन पिछले साल से इस साल में 86% के आसपास ग्रोथ है, ये जो कि बैड साइन है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के अदर इनकम के बारे में। तो ये 2018 में 310 करोड़ के आसपास, 2019 में 350 करोड़ के आसपास और 2020 में ये 390 करोड़ के आसपास है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। चाहते हो कि बैंक के केस में अदर इनकम कुछ ज़्यादा ही हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना पड़ता है। अगर आपके पास ब्रांचेस है, आपके पास स्टाफ है और अगर आप म्यूचुअल फंड बेचते हो, उससे जो फीस आती है, आपके जो लॉकर है उसमें अगर आप फीस चार्ज करते हो, तो क्या होता है कि उस पर आपको कोई एडिशनल खर्चा नहीं होता है और लेकिन कंपनी की इनकम बढ़ती है। तो आप हमेशा चाहते हो कि अदर इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो कि इसके केस में बहुत ही कम है। अगर हम देखें रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से तो ये अराउंड 11% के आसपास है, जो कि बैड है। अगर हम HDFC बैंक का देखें तो वो अराउंड 23% जो है वो अदर्स के सेगमेंट से कमाते हैं। तो आप चाहते हैं कि अदर्स का सेगमेंट अच्छा हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल रेशियोज़ के बारे में। उनमें से सबसे पहला है कासा रेशियो, यानी करंट और सेविंग अकाउंट रेशियो। और इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैंक के केस में ये बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि कंपनी कहीं से भी 100 रुपये इकट्ठा करती है आगे लोन देने के लिए, तो ये 100 रुपये इकट्ठे किए, उसमें से करंट और सेविंग अकाउंट में से कितने पैसे आए हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे कंपनी को इंटरेस्ट बहुत ही कम देना पड़ता है। सेविंग अकाउंट पे तो लगभग 3-4% देते भी है, लेकिन करंट अकाउंट पे तो ये इंटरेस्ट देते ही नहीं है। तो ये जितना भी ज़्यादा हो ये अच्छा है। तो DCB बैंक के केस में ये 21% के आसपास है, जो कि लो है। ये तो आपको समझ में आता है कि कंपनी अभी छोटी है, तो ये करंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो कम होगा। लेकिन ये पिछले साल से 2% डिक्रीज़ हुआ है, जो कि एक बैड साइन है। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में। तो ये है 54% के आसपास, जो कि हाई है। आप चाहते हो कि ये रेशियो कम से कम हो, यानी कि आपकी कॉस्ट कम हो।
लेकिन पहले ये 62 के आसपास था, लेकिन कंपनी पिछले 5-6 सालों में इसे कंटिन्यूसली डिक्रीज करते करते 54 के आसपास लाई है। तो ये एक अच्छा साइन है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में। तो ये है 6.7 के आसपास, जो कि अच्छा है क्योंकि ये स्टेबल है। आप चाहते हो कि ये इतनी जल्दी से ग्रो ना करे। ये किस लिए कि मान लीजिए कि आज कंपनी ने 100 रुपये बोरो किए हैं, तो कंपनी को ये 100 रुपये पे सालाना 6.7 रुपये चुकाना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट। क्योंकि बैंक को ऐसे ही तो कोई पैसे दे नहीं देगा, बैंक को भी उस पैसे पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करती है CAR के बारे में, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में। DCB बैंक का CAR 70% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। पहले ये 14-15% था, जो कि ग्रो करके आज 70 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है कि मान लीजिए कि आज कंपनी को किसी को लोन इशू करना है, तो उसके लिए कंपनी के पास पैसे भी तो होने चाहिए। दूसरा है कि कंपनी को और भी कुछ ऑपरेशन चलाने के लिए भी कैश की ज़रूरत होती है। तो एक अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, 12% तो बेंचमार्क है। अगर उससे नीचे है तो ये बहुत ही बुरा है। 12% से तो मस्ट ऊपर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये जितना ही हाई होगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कंपनी उतने ही अच्छे से लोन दे पाएगी और कंपनी का एडवांस रेशियो बहुत ही अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं इस कंपनी की एडवांस ग्रोथ के बारे में, जो कि है 7.5 के आसपास, जो कि ठीक ठाक है। मान लीजिए कि कंपनी ने आज 100 रुपये लोन पे दिए हैं और अगले साल कंपनी 120 रुपये लोन देती है, तो इस कंपनी की एडवांस ग्रोथ कितनी हुई, 10%, यानी जो डिफरेंस होता है। तो अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में, यानी NIM के बारे में। तो इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.42। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी पिछले 5 सालों से 3.45 के अराउंड ये मेंटेन करते आ रहे हैं। अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, मान लीजिए कि कंपनी ने 5 लोगों से 100 रुपये इकट्ठे किए, तो कंपनी के पास हो गए टोटल 500 रुपये। अभी उसमें से कंपनी कुछ पैसे RBI के पास रखती है, कुछ अपने पास कैश पे रखती है। तो टोटल मान लीजिए कि कंपनी ने 400 रुपये 12% लोन से दिए, तो उस पर कंपनी ने कमाए 48 रुपीज़, जो कि इन्होंने इंटरेस्ट कमाया। अभी कंपनी को कोई ऐसे ही तो मुफ्त में तो पैसे देगा नहीं, क्योंकि वो भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो मान लीजिए कि कंपनी ने 25 रुपये पे किए इंटरेस्ट, तो यहाँ पे बीच में इनका डिफरेंस हो गया 23 रुपये। अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे मिलता है, ये जो डिफरेंस होता है वो इंटू 100 कर देते हैं और इसको 500 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी नंबर मिलेगा ये होता है इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। ये अगर 4% से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 11% के आसपास, जो कि अच्छा है। ये हमें दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों पे कितना इंटरेस्ट कमा रही है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो ये भी अराउंड 11% के आसपास है, जो कि अच्छा है। ये दिखाता है कि कंपनी ने जो कर्जा लिया है वो, और कंपनी के इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स के पैसों पे ये कितने पैसे कमा रही है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट के बारे में, जो कि है 0.93 के आसपास, और ये पिछले 3 साल का एवरेज है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करें बैंक के केस में, तो यह बेंचमार्क होता है 1%। लेकिन ये इतना बुरा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी कंसिस्टेंटली ये मैनेज करती आ रही है। अभी कंपनी के बारे में बात करें तो ये एसेट क्या होते हैं, कंपनी के एसेट होते हैं लोन्स, और कंपनी की लायबिलिटीज़ क्या होती है, डिपॉजिट। यानी कंपनी को यूजुअली क्या होता है कि डिपॉजिट होते हैं वो एसेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट्स को तो कंपनी को पैसे चुकाने होते हैं, और लोन जो दिए हैं वो कंपनी भविष्य में रिकवर करेगी। और अब हम बात करते हैं बैंक में सबसे अच्छा रेशियो जो होता है वो होता है NPS। ये NPS क्या होता है, ये होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी अगर कंपनी ने आज किसी को लोन दिया तो वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो वो कहते हैं नेट NPS। तो ये जितना हाई होगा उतना बैंक के लिए बहुत ही बुरा है। तो एक अच्छे बैंक के लिए हमेशा आप चाहते हो कि ये 1% से कम रहता हो। तो DCB बैंक का नेट NPS है वो 0.84 है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है, और ये पिछले 5 सालों से लगातार 0.8 के आसपास मेंटेन करते आ रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि इतना ज़रूरी क्यों है।
अगर मान लीजिए कि कंपनी का नेट एनपीएस 0.8 से 1.8 हो जाता है तो ये कितना बुरी बात है। तो अगर हम देखें तो मान लीजिए कि कंपनी ने इस साल 25,300 करोड़ के आसपास के लोन दिए हैं। अगर उसका हम 1% देखें तो ये अराउंड 250 करोड़ होता है। यानी कि कंपनी 250 करोड़ का कंपनी का लॉस होता है, जो कि ये कंपनी इंटरेस्ट रिकवर नहीं कर पाती है। तो इतना तो कंपनी का प्रॉफिट ही है। तो आपने देखा कि सिर्फ 1% जो नेट एनपीएस में बढ़ता है तो वह कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो आप चाहते हो कि हमेशा नेट एनपीएस 1% से कम में रहे, जो कि इस बैंक ने करके भी दिखाया है। अगर ये 2% से ऊपर है तो ये बहुत ही बुरी बैंक है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में। इस कंपनी का लगभग 35% स्टेक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के पास है, लगभग 26% स्टेक पब्लिक के पास है और लगभग 22% स्टेक एफआईआईज के पास है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के पास है। और लगभग इसका 15% स्टेक इसके प्रमोटर्स के पास है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इस कंपनी का फ्री कैश फ्लोस कैसा है। तो फ्री कैश फ्लोस क्या होते हैं कि अगर ये कंपनी हमारी होती तो साल के एंड में हमारे पॉकेट में कितने पैसे जाते। तो 2018 में ये 170 करोड़ के आसपास थी, 2019 में ये -350 करोड़ के आसपास थी और 2020 में ये 107 करोड़ के आसपास इसके फ्री कैश फ्लोस रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में, जो कि है 8% के आसपास। और अगर हम इस इंडस्ट्री का पी देखें तो 25 के आसपास है। यह दर्शाता है कि यह अभी कंपनी अपनी इंडस्ट्री से थोड़ी सस्ती है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो के बारे में, जो कि है 0.8 के आसपास, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ हम देखते हैं एडवांस ग्रोथ, जो कि है 7.5 के आसपास, जो कि इसे आप एक एवरेज ग्रोथ कह सकते हैं। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 11% के आसपास है, जो कि अच्छा है। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है जो कि है 0.9% के आसपास, और ये कंपनी लगातार मेंटेन करती आ रही है। तो ये 0.9% के आसपास अच्छा है। अगर हम लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी के प्रोविजंस थोड़े से बढ़े हैं और इसके नेट एनपीएस भी लास्ट के 2-3 क्वार्टरों में 1% से थोड़ा ऊपर गए हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। अगर कंपनी जिस ग्रोथ के साथ बढ़ रही है, मुझे ये कंपनी पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। और बात करें इसके वैल्यूएशन की तो अभी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, यानी अभी ये स्टॉक सस्ते वैल्यू पे है। और जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में कहा है कि क्योंकि पूरा मार्केट ही महंगा है तो अभी के लिए मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि अगला वीडियो मैं उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा।